गुड इवनिंग। आज शनिवार है। अमूमन आज हम लोग क्लास करते हैं। आज की क्लास अमूमन हमारी होती है करंट अफेयर्स की, लेकिन इस वीक जो कि कल टेस्ट है, तो टेस्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्लास को करंट अफेयर्स की क्लास को एक दिन आगे शिफ्ट कर दिया है। हम आज अपना क्लास कर रहे हैं फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल के सवाल को लेकर। जैसा आपको पता ही है, हम लोग कल टेस्ट लेने जा रहे हैं। उस टेस्ट में के बारे में अनाउंसमेंट हमने पहले ही किया हुआ है। कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है वो निश्चित रूप से कल के टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। जो टेस्ट का स्टैंडर्ड है, हमने पहले कहा है, वो स्टैंडर्ड हम लोग जनरली काफ़ी अच्छा रखते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि जो छात्र छात्रा सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए एक लाभदायक रूप से हमारा टेस्ट का प्रोग्राम चले। तो कल सुबह हम लोग टेस्ट को आरंभ करेंगे। टेस्ट का टाइम है सुबह 10 बजे का। हम लोग 10 बजे टेस्ट आरंभ कर देंगे। 100 सवालों का ये टेस्ट है और 100 सवाल हैं, 200 मार्क्स हैं। उसमें माइनस मार्किंग अप्लीकेबल है, क्योंकि माइनस मार्किंग पूरी तरह से सिविल सेवा परीक्षा का एक पार्ट है, तो उसको हमने अप्लीकेबल करने की कोशिश की है। जो लोग हमारे कार्यक्रम में पहले भी भाग लिए हुए हैं, उनको आइडिया है टेस्ट के बारे में, आप लोग उनसे पूछ सकते हैं। हम लोगों ने तकरीबन 100 से ज़्यादा मॉक टेस्ट पहले कराए हुए हैं और उसी प्रक्रिया में जो अपना वेबसाइट है उस पर हम टेस्ट कराएंगे। बिल्कुल आप सुबह परेशान मत होइएगा। किसी भी हालात में हम टेस्ट जरूर कराएंगे। अपनी टेक्निकल टीम जो है वो टेस्ट पे रहेगी, वह पूरे टेस्ट को बहुत इजी ढंग से हैंडल कर देगी। आप बिल्कुल चिंता न करें। अगर सुबह किसी भी हालत में वेबसाइट पे आप एंट्री नहीं कर पा रहे हैं या वेबसाइट आपके कंट्रोल में नहीं आ रही है, आप रजिस्ट्रेशन करा लें। सुबह हम रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे, आप रजिस्ट्रेशन करा लें। कल सुबह अगर कोई समस्या आएगी हम उसको निश्चित रूप से हैंडल करने की कोशिश करें। कोई समस्या नहीं आएगी, आप इससे बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। चलिए हम एक सवाल शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट के बारे में एक हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब फंडामेंटल राइट के बारे में अगर हम सवाल देखें तो पहला ही सवाल क्या कहता है, हम आपको 4 ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब पहला क्या है, आप इन 4 स्टेटमेंट्स को कंसीडर करिए। किस सिलसिले में? एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट। कंसीडर दीज 4 स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज करने के लिए, फंडामेंटल राइट को राज्य द्वारा प्रवर्तित करने के लिए हम इन 4 तथ्यों में आप विचार करिए, बताइए कौन सा तथ्य सही है, कौन सा तथ्य सही नहीं है। पहला, जो आदमी और औरत हैं, मेन एंड वुमेन, उनको मनरेगा के अधीन सेम सैलरी प्राप्त होगी, समान तनख्वाह प्राप्त होगी। दूसरा, जो पेरेंट्स प्रॉपर्टी है, जो पिता की संपत्ति है, जो पिता माता की संपत्ति है, वह उनके बच्चों के द्वारा प्राप्त होगी, इनहेरिट की जाएगी। तीसरा, वर्कर्स जो यूपी के हैं वह पंजाब जा सकते हैं। आप यूपी लिख दें, बिहार लिख दें, कुछ भी लिख दें, मतलब राज्य क्या है, एक राज्य से दूसरे राज्य में वर्कर जा सकते हैं। चौथा, जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, जो क्रिश्चियन मिशन सेटअप किए जाते हैं, वह क्रिश्चियन जो मिशंस के एक पूरे चेन होते हैं, स्कूल का, वह एल्योर करते हैं अदर पर्सन्स टू कन्वर्ट क्रिश्चियनिटी। द लैंग्वेज आई हैव चूज वेरी केयरफुली, डोंट टेल मी सर चेंज द लैंग्वेज। दीपक कुमार मिश्रा, मैंने कई बार बता चुका हूं, टेस्ट का अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो टेस्ट नहीं हो पाएगा। वीरेंद्रोझा.com वेबसाइट है, इसको कम 25 से 50 बार लिखा गया है सारे चैट पे। अब आप उसके बाद भी नहीं कर पा रहे, मैं क्या कर लूं। ये वेबसाइट है, वीरेंद्रोझा.com वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर टेस्ट होगा। आप गूगल में जाएं, ये वेबसाइट करें। आप किसी भी, आप जितने इलाहाबाद विश्वविद्यालय पेज के जितने भी अपने व्हाट्सएप पे और जितने भी अपने टेलीग्राम पे चैट हैं, सब पे लिखा गया है। तो चलिए हम इसकी बात करते हैं कि इन चारों में कैसे, बताइए। स्टार्ट। अप्लाई द माइंड। माइंड अप्लाई करिए आप।
देखिए माइंड कैसे अप्लाई करेंगे, हाउ यू विल अप्लाई द माइंड। आप पहले सवाल पढ़िए, मेरी यह हमेशा से सलाह होती है, पहले आप सवाल पढ़िए। सवाल क्या है, इस सवाल को फंडामेंटल राइट के बियॉन्ड देखने की कोशिश मत करिए। इस राइट को फंडामेंटल राइट के बियॉन्ड देखने की कोशिश मत करिए। जस्ट यू सी दिस क्वेश्चन विद इन द फ्रेमवर्क द फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट में चार चीज क्या देखिए, इसमें क्या रहा है, इक्वल वर्क इक्वल प्ले। अगर आप, लेट मी गिव सम हिंट, आप अगर पढ़ें तो इक्वल वर्क इक्वल पे, यस यही आ रहा है इसमें। इसमें क्या रहा है, बच्चे मां पिता की संपत्ति प्राप्त करेंगे। इसमें क्या रहा है, कोई देश में कहीं भी काम कर सकता है। इसमें क्या रहा है, मिशनरीज रिलीजन चेंज करा सकते हैं। इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, एक शब्द है एल्योर। एल्योर से काफी कुछ फर्क आ रहा, बताइए। नाउ यू कैन टेल द क्वेश्चन। अब तो कुछ नहीं रह गया, अब बहुत सिंपल हो गया। इट इज वेरी सिंपल राइट नाउ। बी आंसर तो ठीक लग रहा है मेरे को, यस। मेरे ख्याल से मुझे एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, कि है आवश्यकता, बोलिए आवश्यकता है कि नहीं है। यस, बी इज राइट। बी इज राइट, यस यस। अब जो, लेट मी एक्सप्लेन ए बिट। हालांकि आप लोगों ने आंसर दे दिया है, आंसर सही है। जो अगर हम फंडामेंटल राइट को, मनरेगा को देखने की कोशिश करें, तो जो मेन एंड वुमेन है मनरेगा प्रोग्राम के तहत, उनको सेम सैलरी मिलती है। ये किसकी बात करता है, राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सरकार है वह डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है एनी पर्सन को, किसी को, सेक्स ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स ओनली। अगर आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ें, जो हमने पढ़ाया था, हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया ओनली पर, आप ध्यान दीजिएगा। तो ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ पे नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे लोगों के पास समान अधिकार है और किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया सकता है। अब जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी बच्चे इनहेरिट करें, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर पिता अपनी प्रॉपर्टी को दान करना चाहता है, माता अपनी प्रॉपर्टी को दान करना चाहती, बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है। देश के एक भाग से दूसरे भाग में अपने जीविका के लिए जाना, टू ट्रेवल फॉर योर एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यह व्यक्ति का अधिकार है। व्यक्ति कहीं जा सकता है, रह सकता है, रिसाइड कर सकता है। जो क्रिश्चियन मिशन जो सेट कर सकते हैं, जो, अगर आप याद करिए, इसको मैंने एक पॉइंटेड सवाल हैंडल किया था वाइल टीचिंग द रिलीजियस इशू, कि जो क्रिश्चियन मिशनरी हैं वह कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं एल्योर करके, लालच देके या किसी और तरह से। आई थिंक इट्स इनफ। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को कंफ्यूजन है कोई? एनी कंफ्यूजन? टेल मी। जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो संविधान के अंदर पाया जाता है,
तो जो हमारा फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप पता है कि हमने बहुत कुछ जो लिया है बिल ऑफ राइट्स से लिया है, ह्यूमन राइट्स से लिया है। तो जो फंडामेंटल राइट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, और जो फंडामेंटल राइट है जो यूएन एक्नॉलेज करता है ह्यूमन राइट्स में, यूएन एक्नॉलेज्ड एज ह्यूमन राइट। सवाल क्लियर हो गया ना? देन आई विल प्रोसीड फॉर द ऑप्शंस। हम सवाल क्या बिल्डअप कर रहे हैं कि जो फंडामेंटल राइट है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन के अंतर्गत लिखा गया है, और जो यूएन एक्नॉलेज करता है ह्यूमन राइट, दोनों में साम्यता क्या है? क्या हम करें? फंडामेंटल राइट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द राइट्स एक्नॉलेज्ड बाय द यूएन एज ए ह्यूमन राइट। इसके बारे में यह बताइए कौन कौन से पाए जाते हैं। पहला, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, ये पहला है। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, हर आदमी कानून के सम्मुख समान है। यही तो हमारा संविधान कह रहा है कि हर आदमी कानून से समान है। एंड आर इंटाइटल्ड विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इंटाइटल्ड फॉर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जहां लगे कि कॉम्प्लिकेट हो रहा है ऑप्शन या क्वेश्चन, यू जस्ट टेल मी, आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि नो आर्बिट्रेरी इंटरफेरेंस इन प्राइवेसी, व्यक्ति की अपनी गोपनीयता में, व्यक्ति के अपने आंतरिक मामलों में, अपनी गोपनीयता में, व्यक्ति के आंतरिक मामलों में किसी भी तरह का मनमानीपूर्ण हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, कॉन्शियस एंड रिलीजन, राइट टू फ्रीडम थोड़ा आपकी से अंग्रेजी भी ठीक हो जाएगी। मैं हिंदी भी लिख सकता हूं, लेकिन आप थोड़ा अंग्रेजी पढ़ने की दाद जाए, अंग्रेजी पास तो करनी है ना आपको। बताइए, किसी को आइडिया है? बोलिए। वन टू थ्री 1 3 यस, चलिए अप्लाइमेंट। सवाल समझ आया नहीं आया? इफ क्वेश्चन इज नॉट क्लियर आई कैन एक्सप्लेन यू अगेन। बहुत सीधा सा सवाल है कि जो फंडामेंटल राइट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है और जो यूनाइटेड नेशन एक्नॉलेज करता है एज ह्यूमन राइट, दोनों में क्या चीज कॉमन दोनों में है? पहला बोलता है ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, हर आदमी लॉ के सामने समान, कानून के सामने हर व्यक्ति समान है और बगैर कोई विभेद किए सबको कानून का समान संरक्षण प्राप्त होना चाहिए।
दूसरा, किसी भी आदमी के प्राइवेसी में कोई आर्बिट्रेरी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। किसी भी आदमी के अपनी गोपनीयता में किसी तरह का अनौचित्यपूर्ण हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट, कॉन्शियस एंड रिलीजन, जो हमारा विचार का, आचरण का, धर्म का जो स्वतंत्रता है हमको प्राप्त है। अब ये बताना यह है कि यह जो हमने 3 लिखी है 1 2 3, कौन सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और कौन सा यूएन एक्नॉलेज करता है ह्यूमन राइट के तहत, बताएं। डी क्या है 1 2 3, और कोई डी है 1 2 3। ऐसा करो, एक आदमी ए लिखो, एक बी लिखो, एक सी लिखो, एक डी लिखो, कोई ना कोई तो सही होगा ही होगा। ऐसा नो, अगर एक आदमी ए लिखे, एक आदमी बी लिखे, एक सी लिखे, एक डी लिखे, तो कोई ना कोई तो सही हो ही जाएगा। कोई आंसर बताओ, कैसे इस बात को आप कंक्लूड कर रहे हो? बताएं। ठीक है, बीना आपने ए क्यों लिखा? जस्ट राइट वाई ए। विनोद राजपूत ए, अंचल शुक्ला ए, गुंजन मेहरा डी। क्यों लिखा बताइए मेरे को, कोई रीजन बताइए। तीनों सही है, ठीक है, ऑल 3 राइट। चलो ओके, ठीक। अब हम फंडामेंटल राइट के थोड़ा हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। फंडामेंटल जो राइट है, डी ठीक है, जो फंडामेंटल राइट है, आप ऐसा करिएगा, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आप जो ये है पढ़ लीजिएगा, ये जो यूएन का जो एक ह्यूमन राइट है पढ़ लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। अब पढ़ लीजिएगा इसको। जो फंडामेंटल राइट है उसके बारे में सम फैक्ट्स लिख रहा हूं मैं। ये फैक्ट्स क्या हैं? ये फंडामेंटल राइट के ओरिजिनेशन को लेके हैं। फंडामेंटल राइट के बारे में आपको कुछ तथ्य लिख रहा हूं जो फंडामेंटल राइट के ओरिजिनेशन को लेके हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है उसके बारे में। पहला, जो मोतीलाल नेहरू की कमेटी थी उसने डिमांड किया बिल ऑफ राइट 1928 में। नेहरू कमेटी बड़ा मुश्किल काम है आईएएस का एग्जाम। डिमांडेड, खासकर मेरा क्लास आप लोग करते हैं तो और मुश्किल लगने लगता है। लगता है कैसे होगा, यस और नो, लगता होगा ना। इतना ज़्यादा विश्लेषण, इतना फैक्ट्स कहाँ से मिलेगा और कौन तैयार करेगा? लेकिन होते तो आपके लोगों में से हैं, कोई बाहरी तो आता नहीं है। भाई इनका अभिनव गुप्ता का कोई जवाब लिख दो, कोई लिख दो। दूसरा, जब एक समटाइम्स ए पर्सन कैन बी अरेस्टेड सिंपली आउट ऑफ एप्रीहेंशन दैट ही और शी लाइकली टू एंगेज इन लॉफुल एक्टिविटी, इसको आसान कह देते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। हालांकि प्रिवेंटिव डिटेंशन तो लिखेंगे नहीं, मैंने आपको आसान कर दिया। उसको क्या लिखेंगे वो कि देयर इज एप्रीहेंशन दैट समवन इज गोइंग टू बी अरेस्टेड। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लिख देंगे तो आप कंट्रोल कर लोगे कि किस तरह से सवाल आ रहा है। तीसरा, राइट टू स्ट्राइक, सब पढ़ाया हुआ है, मैं कोई नई चीज नहीं लिख रहा हूं। राइट टू स्ट्राइक, ए फंडामेंटल राइट। राइट टू स्ट्राइक
ए फंडामेंटल राइट। चौथा, गवर्नमेंट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस इन सर्टेन एरियाज declaring the assembly of 5 or more persons as unlawful. Declare certain areas assembly of 5 or more person अनलॉफुल। ऑप्शन समझ आ गए? ऑप्शन समझ आ गए तब आपको देते हैं इसको आंसर। अब करेक्ट कौन कौन है? तीन कौन सा है? राइट टू स्ट्राइक ए फंडामेंटल राइट। 1, 3 कौन कौन सा है? 1 जो है वह आपका नेहरू रिपोर्ट का है, और 3 कौन सा है? राइट टू स्ट्राइक फंडामेंटल राइट। 1, 2, 4 एक और दे देते हैं, डी क्या बना देते हैं? डी बना देते हैं आपका, चलिए सभी कर देते हैं 1, 2, चलिए बताइए, दिमाग चल रहा है किसी का? दिमाग दौड़ाइए। अगर देखिए, अब आपको हम एक्सप्लेन करते हैं कि एलिमिनेशन थ्योरी से कैसे काम हो सकता है। आप इस सवाल को देखिए, ये जो 3 है ये किस में है? 1 में है, 2 में है, 3 में है। सी को छोड़ के 3 सब में है। अगर आपको 3 का आंसर पता है, आपका सवाल सही हो जाएगा। अगर आपका ये 3 पता है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, इमेजिन सिचुएशन आपको पता है कि 3 जो है नहीं है, तो क्या हो गया? आपका सी सही हो जाएगा। और अगर आपको लग जाए नहीं 3 है, तब क्या होगा? तब आपका सी गायब हो जाएगा। गॉट इट? इसको ये समझने कुछ रेफरेंस पे बता रहा हूं कि कैसे इस सवाल का आंसर आप कर सकते हैं। इस सवाल को आंसर करते समय आप ध्यान दें कि ये 3 से आप देखें कि 3 हो सकता है या 3 नहीं हो सकता है। अगर आपको 3 का आपने आंसर कर लिया कि 3 हो सकता है या 3 नहीं हो सकता है, बस आपका काम हो गया। गॉट दिस इशू? अब मैंने आपको कई बार पढ़ाया था कि राइट टू स्ट्राइक फंडामेंटल राइट है या नहीं है। अगर याद करिए, आप बहुत डिटेलिंग मैंने इस बात को लेकर की थी, बहुत डिटेल मैंने पढ़ाया था कि राइट टू स्ट्राइक फंडामेंटल राइट है कि नहीं है। याद आया कि नहीं आया? मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट की बात कही गई है, यह मैंने आपको कई बार बताया था। तो जो पहला वाला है, देखिए पहला, अगर आप इसको देखिए एलिमिनेशन से, यह तो पहले ही हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि पहला पता ही है ना आपको, जितने सिंसियर एस्पायरेंट हैं वो ये गलत नहीं करेंगे। अब झगड़ा 1, 2, 3, 4 में आप देखिए क्या है, 3 में है। जस्ट कम ऑन द 3। अगर आपने 3 का आंसर कर दिया, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने तुरंत आंसर कर दिया सी पे। अगर 3 सही है तब आपका काम बढ़ गया। और जैसा हमने क्लास में, अगर याद करिए, हमने 3 पर एक लंबी वार्ता आप लोगों से की हुई है, ठीक नहीं की है? उस वार्ता को ध्यान में रखिए। तो अगर आप देखिए, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है, ऑर्डिनरी एक पर्सन जो है वह अरेस्ट किया जाता है जब वह कोई काम करता है, लेकिन एक्सेप्शन है कि एक पर्सन एप्रीहेंशन में भी अरेस्ट किया जा सकता है। मैंने प्रिवेंटिव डिटेंशन लिखे आसान कर दिया है, वो एग्जाम में इसको लिखेंगे नहीं क्योंकि आप पकड़ लोगे इससे। तो वह कब ऐसा करता है? जब लगता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन होता क्यों है? जब आदमी किसी को डिटेन करते हैं तो उसके अपराध भी करते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन तब होता है जब लगता है कोई व्यक्ति अपराध करने वाला है। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन इज फॉर द पर्पस टू अवॉइड द एनी क्राइम, कोई क्राइम हो न पावे, इसके लिए आप उसको अरेस्ट कर लेते हो। यह एक एक्सेप्शन का सर्कमस्टांसेस है कि जब लगता है कोई आदमी अनलॉफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया है तो उसको अरेस्ट करने की बात होती है। इसका मतलब क्या हो गया
कि अगर सरकार यह अनुभव करती है, फील करती है, गवर्नमेंट फील्स दैट ए पर्सन कैन बी थ्रेट टू लॉ एंड ऑर्डर or to the peace and security of the nation, then it can detain or arrest. अच्छा, गवर्नमेंट किसी भी आदमी को, गवर्नमेंट इंपोज कर सकती है रिस्ट्रिक्शन इन सर्टेन एरियाज, डिक्लेयर करते हुए कि आप 5 से ज्यादा लोगों की असेंबली नहीं कर सकते, अनलॉफुल हो जाएगा। तो जो फ्रीडम टू असेंबली है यह पीसफुली होनी चाहिए, विदाउट आर्म्स होनी चाहिए। A right to demonstration or picketing can be fundamental right but not to strike. कौस्तुभ ने आंसर लिख दिया है, आंसर कौस्तुभ वो ठीक है कि जो हमने, आप याद करें, मैंने इसी शब्द का इस्तेमाल किया था कि आपका जो फंडामेंटल राइट। अब देखिए, आप 3 शब्द को ध्यान देखिए, 3 शब्द को ध्यान देखिए, डिमॉन्स्ट्रेशन, पिकेटिंग, स्ट्राइक। अब यहां 3 शब्द देखिए, इसी को चेंज कर दो सवाल को, डिमॉन्स्ट्रेशन, पिकेटिंग, स्ट्राइक। प्रदर्शन, धरना, हड़ताल। तो 3 शब्द हो गए। क्या क्या शब्द हुए? डिमॉन्स्ट्रेशन, पिकेटिंग। ये पहले और दूसरे, ये और ये फंडामेंटल राइट हैं, यह नहीं है। क्लियर हो गया? बताइए, किसी को और चाहिए एक्सप्लेनेशन? धीरे धीरे पढ़िए, आराम से, मजा आएगा, मजा आएगा उसमें। इंडियन सिटीजन, इट्स फाइन, लिखते रहिए भाई। थोड़ा हमको भी लगता है कि आप लोग कुछ पढ़ रहे हो, अपना भी लगता है कुछ काम बन रहा है। इतनी मशक्कत हो रही है, उस मशक्कत का कुछ पता तो चले। क्लियर है? चलिए, अविनाश पांडे क्लियर है, लिप्सा को क्लियर है। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, अगला सवाल क्या है? कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन इंडियन सिटीजन। अगर आप ध्यान दें, मैक्सिमम मैं सवाल लेक्चर से ही बना रहा हूं, कभी कभी बाहर चला जाता होगा, लेकिन चांस कमी है। किसी ने मुझसे पूछा, साहब आप किस किताब से पढ़ाते हो? अब कितनी किताब का नाम बताऊं आपको? लक्ष्मीकांत की किताब जो है, मैंने आज चैट पे भी लिखा कि बड़ी इजी किताब लगेगी आपको उसकी बात। अब आप उसको बहुत फास्ट पढ़ लोगे। कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन इंडियन सिटीजन। ए, सिंगिंग नेशनल एंथम। आप इस बात की बिल्कुल उम्मीद यूपीएससी से मत करो कि वह सीधा सवाल पूछेंगे, पूछना भी नहीं चाहिए। देश की सबसे बड़ी सेवा है, सबसे प्रतिष्ठित सेवा है, सबसे बेहतरीन आदमी चाहिए, क्योंकि आपके हाथ में राष्ट्र का भविष्य है। सिंगिंग नेशनल एंथम, शोइंग एलिजियंस टू ऑल नेशनल स्पोर्ट्स टीम। शोइंग, इस समय भारत की टीम ओलंपिक गई है। शोइंग एलिजियंस, उसी कारण मैं सवाल बना रहा हूं। हर सवाल के बनाने का कोई रीजन होता है। एलिजियंस क्या होता है? अपनी सहानुभूति दिखाना, अपने को उनके साथ जुड़ के रखना। शोइंग एलिजियंस फॉर विद ऑल स्पोर्ट्स टीम। तीसरा, हेल्दी हैबिट्स। अब हेल्दी हैबिट्स क्यों कर रहा हूं मैं? सरकार योगा को प्रमोट करती है, सरकार योगा एक्सरसाइज को प्रमोट करती है। शुद्ध अच्छा खाना खाओ, सरकार प्रमोट करती है। अब सवाल क्या है? क्या सरकार फोर्स नहीं कर सकती है? ए, सवाल को ठीक से पढ़िएगा, अगर सवाल ने ठीक से नहीं पढ़ा तो हो जाए गलत। बी,
A1 B23 C3 D123। सवाल क्या है? कैन नॉट बी फोर्स ऑन इंडियन सिटीजन। नीचे जो हमने 3 चीज लिखे हैं उसमें से क्या इंडियन सिटीजन पर फोर्स नहीं किया जा सकता? बताइए मेरे को आप। थोड़ा सा टिकलिश सवाल लग रहा होगा, लेकिन हो जाएगा, हल्का सोचिए, हो जाएगा। पढ़ाया हुआ सवाल है, ये पढ़ाया हुआ सवाल है। बोलिए। जया शुक्ला डी। और यस, लवली लवली, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कोई आदमी अपने उत्तर को बदलना चाहता है? एनीवन वांट्स टू चेंज देयर आंसर? आई थिंक द स्पीड इज फाइन। मैं फास्ट नहीं चल रहा हूं ना। अब देखिए क्या है कि जो सरकार चाहे जो करे, लेकिन हर व्यक्ति का, अगर मैंने आप पढ़ाया था, अगर याद करिए, नेशनल एंथम के सम्मान में खड़ा होना सफिशिएंट है। आप गाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, याद आया? याद है नहीं आया? अब एलिजियंस ऑफ स्पोर्ट्स टीम जो है आपका राइट है, आप मत शो करो, क्यों आपको बाध्य किया जाएगा? अब ये हम क्यों आपको पढ़ा रहे हैं? ये सब न्यूज में है, या आप ध्यान दो तो सब न्यूज में है, सब के सब न्यूज में है। अगला सवाल चले। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट। अगला सवाल करते हैं। सवालों का कोई एंड नहीं है, कितना भी करता जाओ, बस दिमाग थोड़ा सा लगाओ, सवाल ही सवाल है। अगर भारत में हम देखें तो जो सिटीजन है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट दे बिलोंग्स, पहले थोड़ा हम इसको समझा देते हैं कि इफ वी सी इन इंडिया, ऑल सिटीजन्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट इन विच दे बॉर्न और बिलोंग्स, या वहां रहते हैं, वो इंजॉय करते हैं सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। कहां पे? पूरी कंट्री में। और कोई डिस्क्रिमिनेशन उनके बीच नहीं होता है, एक्सेप्टिंग इन फ्यू केस। नो डिस्क्रिमिनेशन excepting in a few case। समझ आ गया? हमने सवाल क्या किया कि जो हमारा देश है उसमें हर व्यक्ति को कहीं भी आने जाने सबकी सुविधा है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, एक्सेप्ट कुछ केसों को छोड़ के। कौन कौन से हैं? ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल एरियाज जम्मू एंड कश्मीर, पहले ट्राइबल एरियाज जम्मू एंड कश्मीर, एरियाज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 371। बड़ा आसान सवाल है ये। A12 B13
A12 B13 C13 A12 B C23 और D123। बताइए, बताएं क्या आंसर है? बताएं आंसर। बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर होगा। B13, यस 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 यस। अब ये अगर ये अगस्त 19 के पहले होता तो आंसर क्या होता? डी होता। लेकिन अगस्त 19 के बाद आंसर क्या हो गया? डी हो गया। ठीक है ना, क्योंकि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस चला गया है। राइट? कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए अगला सवाल देखते हैं। जो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, हम जरा अनटचेबिलिटी को थोड़ा से समझते हैं, एक सवाल बनाते हैं। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 है। आप लोग बेयर देखते आइए। आप लोग अगर आप कॉपी पेपर खोलो तभी आंसर नहीं होगा से। तो जो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है वो आर्टिकल 17 में है। तो जो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की, जो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है वह एक ऐसा कंपोनेंट है जो फंडामेंटल राइट को किस तरह से एक्सप्लेन करता है। ए, राइट एक्सप्लॉयटेशन। जो राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, जो राइट टू एक्सप्लॉयटेशन है, जो हमारा शोषण का जो एक समस्या है उसको करता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इक्वलिटी राइट, जो हमारा अनटचेबिलिटी है वह किस तरह आया है? राइट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है, इक्वलिटी राइट है, फ्रीडम राइट है, रिलीजन राइट है। बताओ। जरा सोच के बताइएगा। बताएं, बताइए। किसी को आइडिया लग रहा है? देखिए आंसर क्या है? बी है, इक्वलिटी राइट। और कोई? आदित्य, इक्वलिटी राइट। और कोई? यस। देखिए जरा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। आपका आंसर ठीक है, आप लोग कैच करने लग गए हो। जो राइट टू इक्वलिटी है यह एक इंपॉर्टेंट राइट है। कहां प्रोवाइड किया गया है ये? चलिए एक सवाल और देखिए। राइट टू इक्वलिटी कहां कहां प्रोवाइड किया गया है? बताइए। जो राइट टू इक्वलिटी है वह संविधान में कहां कहां प्रोवाइड किया गया है?
बताइए, ये सवाल आपका सही था, इक्वलिटी। अब आइए हम पूछ रहे हैं जो राइट टू इक्वलिटी है, वह संविधान में कहां कहां प्रोवाइड किया गया है? 14, 15, 16, 17, 18, बताइए आंसर दिस, बताइए, बताएं। 14, 15, 16, 14, 15, 16, 17, 18, 14, 15, 16, 17, 14, 15। देखिए, जो दोनों सवाल इंटरलिंक्ड है, पहला सवाल पूछो या दूसरा पूछो, बात एक ही है। तो 14, 15, 16, 17, 18 यह जो हमारा संविधान है, अगर आप पढ़िए, याद करिए, मैंने आपको पढ़ा रहा था, मैंने आपको इसको एक हेडिंग पढ़ाया था। यह प्रिंसिपल फाउंडेशन है ऑफ ऑल अदर राइट, जो अपनी राइट और लिबर्टीज है उसका एक प्रिंसिपल फाउंडेशन है। आर्टिकल 17 करता क्या है? आर्टिकल 17 एबॉलिश करता है कॉन्स्टिट्यूशन से प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। जो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी ऑफेंस क्यों है, इस क्यों है, उसका मतलब क्या है कि यह समानता के अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। जो आर्टिकल 19 से 20 है, देखिए इसी तरह समझने की कोशिश करिए, तभी सवाल सही होगा। जो हमारा आर्टिकल 19 to 22 है, आप बेरक देखिए क्या, आप बेरक देख भी लेंगे तो भी आंसर नहीं कर पाएंगे अनलेस अनटिल यू अंडरस्टैंड इट। जो आर्टिकल 19 to 22 है, जो हमारा फ्रीडम है, वह कौन से राइट को, कौन से अधिकार, आप लोग सवाल बनाने की कोशिश करिए, उससे बहुत आराम होता है। कौन से अधिकार को अपने आप में समाहित करता है? अरे ये सवाल जब बनेगा, ये मैं इसको आसान सवाल की कैटेगरी में रखूंगा, कि आसान सवाल कैटेगरी में क्यों रखूंगा? चूंकि मैं उसी आर्टिकल से मैं 5 चीज निकालूंगा। मैं बेरक सवाल बना रहा हूं। पहला क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, मूवमेंट, एक्सप्रेशन। मैं बेरक से पढ़ रहा हूं, पूरा याद ऐसा बेरक हो जाएगा आपको, जैसे मुझको याद हो गया आपको भी याद हो जाएगा। दूसरा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तीसरा, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स। चौथा, राइट टू फ्रीडम अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर। अब बताइए इसमें क्या क्या सही होगा, बताइए मेरे को आप। बड़ा आसान सा सवाल है ये, बड़ा आसान सवाल है। ये फ्रीडम एंड स्पीच। दूसरा, पहला क्या हो गया? फ्रीडम एंड स्पीच। दूसरा क्या हो गया? अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तीसरा, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस हो गया, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक। अब यह जो सवाल है, यह एनालिसिस से ज्यादा आपकी याददाश्त पे आधारित है, क्योंकि इसमें ज्यादा घुमाया नहीं गया है। बेयर एक्ट से ही उठा के इसको लिख दिया गया है। ऐसे सवाल आते हैं, राइट टू फ्रीडम अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर, राइट टू फ्रीडम अगेंस्ट
बॉन्डेड लेबर। ठीक है, बताइए, ऑप्शन लिखे हैं आप लोग, ऐसे ऐसे कर दोगे? बताइए, ऑप्शन लिखिए, आप लोग कर लोगे? बताइए, आसान सवाल है। बेयर एक्ट खोलो आप लोग, ओपन ओपन बेयर एक्ट, ओपन बेयर एक्ट, और सवाल का टॉप पढ़ो। आर्टिकल 19 to 22 में कौन से अधिकार समाहित हैं, और फिर आंसर आप देखो। आंसर क्या होगा? 1 और 2 होगा। यस यस राइट। कैसे होगा? जो आर्टिकल 19 का जो कहते हैं जो प्रोटेक्शन है वो किस में है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन में है, एसोसिएशन में है, मूवमेंट में है, रेजिडेंस में है, प्रोफेशन में है। प्रोफेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस में है, आर्टिकल 20 में है। तो आपका दूसरा भाग गया। जो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन है वो 21A में है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन सर्टेन केस किस में है? आर्टिकल 22 में है। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन किस में है? आर्टिकल 23-24 में है। जो ट्रैफिक जो ह्यूमन बीइंग्स और फोर्स लेबर का है वो 23 में है। जो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन है वो 24 में है। तो अगर आप इसको देखें तो इन दोनों के अलावा ये और ये 19 से 22 के बाहर चले जाते हैं। इट्स फाइन और नॉट फाइन? जरा ये आपके सिलेबस में एक थोड़ा सा कंपैरिजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी और फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन का भी। तो हम जरा से अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से 3-4 चीज लिखते हैं आपको। व्हाट इज करेक्ट? हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से 3-4 चीज लिख रहे हैं, आप उसको बताइए क्या सही है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम इंडियन और अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर कर रहे हैं। जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें एक्सप्रेसली प्रेस की लिबर्टी नहीं है। प्रेस की लिबर्टी का मेंशन नहीं है। प्रेस की लिबर्टी का जिक्र नहीं है। जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एकदम साफ साफ ढंग से अव्यक्त रूप में जो प्रेस की लिबर्टी है उसका जिक्र नहीं है। जो हमारा संविधान है आर्टिकल 19(1) है उसमें एक्सप्रेसिवली जो प्रेस की लिबर्टी का जिक्र नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(1) में एक्सप्रेसली प्रेस लिबर्टी का जिक्र नहीं है। अब क्या ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं एक दूसरे के साथ जा रहे हैं? तीसरा, यह एक स्थापित विधि हो चुकी है, यह एक सेटल्ड लॉ हो चुका है कि जो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1) में है यह इंक्लूड करता है प्रेस की लिबर्टी को। 19(1)A इंक्लूड करता है प्रेस की लिबर्टी को। अभी सवाल क्यों बना रहा हूं? अभी हाल में दैनिक भास्कर प्रेस रेड हुई है, प्रेस की लिबर्टी का सवाल चल रहा है।
तो एक सवाल हो गया कि प्रेस की लिबर्टी का संविधान में जिक्र है या क्या नहीं है। अगर आप पेपर पढ़ें, आपको पेपर में प्रेस की लिबर्टी के बारे में तमाम तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि लोग आर्टिकल लिखते हैं प्रेस की लिबर्टी है नहीं है। तो अगर इसको आप ध्यान दें, 1 2 B1 2 3 BA1 2 B1 2 3 C2 3 A1 2 B1 2 3 C2 3 D1 and 3 बताएं। बोले, इंटरेस्टिंग सवाल है ये। बोलिए, एनीवन कैन स्पीक, राइट, जल्दी लिखो। सी क्या है? 2 3, ओके। यस, कौस्तुभ ने आंसर दे दिया, यस 2 3। आंसर इज सी, कि अगर आप संविधान को पढ़ें तो आपको इस बात का साफ साफ जिक्र मिलता है कि उसमें प्रेस की लिबर्टी का जिक्र नहीं है, लेकिन यह एक स्थापित मान्यता हो चुकी है कि जो आर्टिकल 19(1) है उसमें प्रेस की लिबर्टी अपने आप शामिल है। अब हम कन्विक्शन पे जरा बात करते हैं। आर्टिकल जो 20 है, कन्विक्शन है, उस बात करते हैं। विच आर, अगर आप मेरा लेक्चर ध्यान दीजिए, मोर और लेस सब कवर्ड है। मुझे लगता नहीं है कुछ छूट रहा है, कि कुछ छूट रहा है। जब मैं सवाल आपका बनाने जब मैं लगा तो मुझे लगा नहीं कि ऐसे, मैंने सवाल बाद में लेक्चर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद मैंने लेक्चर सुने पाया मोस्टली चीज तो कवर्ड है, उसमें कवर्ड है नहीं है। जो राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर अरेस्ट, प्रेजेंटेड बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। सिंपल सी बात है, तो कोई खास बात है नहीं इसमें। ये है राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड एंड टॉर्चर्ड ड्यूरिंग, नॉट, इसको और आसान भाषा में, नॉट टू यूज 3rd डिग्री। शब्द सुना होगा ना, 3rd डिग्री इन कस्टडी। जब आपने कस्टडी में किसी को लिया है तो उसको आप इल ट्रीटमेंट मत करो, उसको आप टॉर्चर मत करो। दोनों से व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान की गई है। तीसरा, कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट एक्यूज्ड। कन्फेशन मेड इन पुलिस कस्टडी can't be used अगेंस्ट एक्यूज्ड। जो आदमी दोषी के रूप में आपके सामने आया है, जिस पे आपने आरोप लगाया है, अगर आपने उसका पुलिस कस्टडी में कोई बयान दर्ज किया है तो उसके खिलाफ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ए बॉय अंडर 15 years of age and woman cannot be called to police station, cannot be called to the police station only for questioning. A boy of 15 years age or woman can't be called in police station
ये सारे आपके उसी संविधान के आर्टिकल से स्टार्ट हो रहे हैं जो आपका संविधान के आर्टिकल का मैंने जिक्र किया है कि जो आपका आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्शन से, उसी से है। पहला, दूसरा, तीसरा, 1 2 4, 1 2 3 4। बताइए कौस्तुभ, आप बताओ, आप तो वकील हो कौस्तुभ, आपने इसको किया होगा। सवाल कठिन तो नहीं है खास। आज आप लोगों के सवाल काफ़ी सही हो रहे हैं, काफ़ी सही हो रहे हैं, काफ़ी सही हो रहे हैं। यह जो सवाल है वो आया कहाँ से है? आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए क्वेश्चन एराइज कैसे हो गया, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया। आप हमेशा ध्यान दीजिए कि जो भी क्वेश्चन पूछा है तो उस पर कोई रीज़न होता है, बगैर रीज़न के कोई सवाल नहीं होता है। जो भी सवाल बनते हैं उन सवालों के पीछे कोई न कोई कारण होता है, बगैर कारण के कोई सवाल नहीं होते हैं। यह जो सवाल बना है, इस सवाल को बनाते समय जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है मेनका गांधी का, उससे यह सवाल बन के सामने आया है। जो सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी का जजमेंट किया था 1971 में, जो मेनका गांधी का जजमेंट किया था, जो रिपोर्ट हुआ है 1978 में, उसके बाद कई और जजमेंट हुए हैं। उसमें आर्टिकल 21 के तहत कई चीज़ों को उन्होंने अधिकार के रूप में इस्तेमाल किया। वह एक लंबी लिस्ट है, मैंने ज़रूर आपको लिस्ट कभी शेयर की होगी, उसको अगर ध्यान रखें तो सारे के सारे आंसर आपके सही हैं। Let's talk about the freedom of religion. देखिए, एक तो आप लोग यह दिमाग में बैठा लीजिए कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वह 25 से 28 के बीच है। आप लोग बेरेट खोलिए अपना, 25 से 28 के बीच आपका है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उसके बाद क्या है, जो आर्टिकल 29 से स्टार्ट होता है वह क्या है, वह है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। दोनों को आप मिक्स मत करिएगा, दोनों में फर्क है। जब मैं आपका क्लास ले रहा था मैंने इस बात को उस समय कहा भी था। तो जो 25 से 28 है वह इसकी बात करता है, और 29 और 30 जो है आपका 29-30 जो है वह बात करता है कल्चरल और एजुकेशनल राइट। यह दो बहुत ही पेक्यूलियर, आपके बड़े इंटरेस्टिंग संविधान के प्रावधान आपके यहाँ दिखते हैं। तो जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है वह माइनॉरिटी की बात नहीं करता है, वह सब धर्मों की बात करता है। जो कल्चर ऑफ एजुकेशनल राइट है यह माइनॉरिटी की बात करता है। अगर आप अपना बेरेट खोलें आपको यह शब्द साफ साफ दिखेगा। जो 29 का स्टार्टिंग है वह स्टार्ट कहां से हो रहा है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। अब आप 30 पढ़िए, 30 में आपका क्या दिख रहा है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू इस्टेब्लिश। तो फ्रीडम इस अनुच्छेद में माइनॉरिटी इशू नहीं है, इसमें माइनॉरिटी इशू है। इस जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है यह सारे धर्मों के लिए समान तरह सामने आता है। तो जो हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है जो 25 से 28 है, उसमें इंडिया एक सेकुलर स्टेट के रूप में है जो हमारे संविधान की प्रस्तावना में है। उसके बावजूद स्टेट कुछ स्टेप ले सकता है, किस बात को लेकर, इंश्योर करने के पब्लिक ऑर्डर और मॉरलिटी के लिए।
उसके अलावा फॉलोइंग कैन बी डन बाय द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनली, पब्लिक ऑर्डर एंड मॉरलिटी, इस पर स्टेट कर सकते। इसके अलावा स्टेट और क्या कर सकता है? देखिए, इस सवाल को बनाते समय मैंने कोशिश की है कि आपको यह थोड़ा सा जानकारी मिल जाए और सवाल बन जाए। तो सवाल क्या है कि जो हमारा इंडिया सेकुलर स्टेट है, स्टेट कुछ स्टेप ले सकता है टू इंश्योर पब्लिक ऑर्डर मॉरलिटी। उसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन बाय द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनली, संविधान के तौर पर स्टेट और क्या सकता है? रेगुलेट ए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। सब मैंने पढ़ाया हुआ है, बता रहा हूं। आप अगर मेरा लेक्चर देखो, सब का सब उसमें है। रेगुलेट ए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। सवाल समझ आ रहा है ना? सवाल नहीं समझ, मैं फिर समझा देता हूं। रेगुलेट ए इंस्टीट्यूशन थ्रो ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक कैरेक्टर। थ्रो ओपन आराम यही समझ आएगा। थ्रो ओपन, ये आसान सवाल है। हिंदू इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक कैरेक्टर। पढ़ लिया? पढ़ लें आप लोग। तीसरा, रिस्ट्रिक्ट ए रिलीजियस प्रैक्टिस। सवाल क्या है? पब्लिक ऑर्डर और मॉरलिटी के नाम पे कर सकता है, उसके अलावा और क्या क्या कर सकता है? वन टू 2 3 1 3 1 2 3। पता है? बताइए। आसान, मेरे का सवाल आसानी, बहुत टफ तो नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग लगाई हो जाएगा। जस्ट थिंक ए बिट, ज़्यादा मत सोचिए, थोड़ा सोचिए। कुछ लोगों ने ए को गायब कर दिया है। ए को क्यों गायब किया है? दिव्यांशी वर्मा ने ए गायब कर दिया है। और ए किसने गायब किया है? जया का डी है, प्रभा का डी है, तनु का डी है। लकी डी, अपना पूरा नाम लिखो। आई वॉन्ट टू नो माई एस्पायरेंट पर्सनली। जितने मेरे एस्पायरेंट मार्गदर्शन में हैं, मैं एक एक आदमी को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ। उनकी समस्या क्या है, उनका स्तर क्या है, वो कितने दिन में आगे जाए। आई बिलीव नोइंग माई एस्पायरेंट्स। अगर आपका मुझे नाम ही नहीं पता है तो बाकी मैं आगे क्या जान पाऊंगा? यस, डी। देखिए क्या है कि जो पहले में कोई इशू नहीं है। रेगुलेट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इसको तो हमने बताया है। थ्रो ओपन, दो हिंदू पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, वह तो संविधान में लिखा है। सबसे कंट्रोवर्शियल है रिलीजन, रिस्ट्रिक्ट रिलीजियस प्रैक्टिस। अब इसमें क्या है कि जो अपने को रिलीजियस प्रैक्टिस को कंट्रोल कर, इस सवाल आया क्यों? यह जो जली कट्टू है तमिलनाडु का, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया।
और इसको रिस्ट्रिक्ट किया रिलीजियस प्रैक्टिस के रूप में। आर्टिकल जो 25 है वो कवर्स क्या करता है, नॉट ओनली द रिलीजियस बिलीफ। इफ यू रीड आर्टिकल 25, इट नॉट ओनली covers the religious belief but also religious practices and rituals। याद करिए मेरा लेक्चर, मैंने इसको बहुत हाईलाइट किया था। These rights are available to all persons। ये सिटीजन्स को भी है और नॉन सिटीजन्स को भी। एक सवाल और हो गया कि यह जो आर्टिकल 25 to 28 सिटीजन्स को है, नॉन सिटीजन्स को है। यह सिटीजन्स को भी है और नॉन सिटीजन्स को भी है। तो इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये दोनों के लिए है। लेकिन जो 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 ये राइट्स हैं, यह राइट्स सब्जेक्ट टू, आप फिर अगर आप बेयर एक्ट देखें आपको दिख जाएगा, दीज राइट्स आर सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, हेल्थ एंड अगर आप पढ़ें ठीक से अदर प्रोविजंस रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट। तो स्टेट को परमिशन किस चीज की है, एक परमिशन क्या है, वह रेगुलेट या रिस्ट्रिक्ट कर सकता है एनी इकोनॉमिक, फाइनेंशियल या पॉलिटिकल और अदर सेक्युलर एक्टिविटीज। अंडरलाइन करो, सेक्युलर एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिस। सेक्युलर एक्टिविटीज, इसको अगर याद करिए, मैंने बहुत ही इसको संजीदगी से बताया था। सेक्युलर एक्टिविटीज रिलेटेड विथ, याद आया, रिलेटेड विथ रिलीजियस प्रैक्टिस। याद आ गया, मैंने बहुत ही ध्यान देके इसको कहा था। तो क्या हो गया, सेक्युलर एक्टिविटीज रिलेटेड विथ या एसोसिएटेड विथ, जो भी आप कहें, धर्मनिरपेक्ष गतिविधियां जिनका संबंध धार्मिक आचार विचार से है। दूसरी बात क्या है, सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म। अगर आप याद करो, मैंने ये भी कहा था, आप फिर लेक्चर आज सुनना मेरा आज, सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म। जो अपना संविधान है ये चाहता क्या है, प्रोवाइड फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म। सोशल वेलफेयर और रिफॉर्म कब होगा, थ्रू ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। अब फिर अंडरलाइन करिएगा, पब्लिक कैरेक्टर। देखिए बहुत ध्यान से आप पढ़िएगा, पब्लिक कैरेक्टर आप गायब कर दो, आपका आंसर बदल जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप चाहे बेरेट खोल के आप देख लें, आपको साफ साफ तुरंत ही दिख जाएगा वो। 25 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन बी, प्रोवाइडिंग फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और थ्रोइंग ओपन ऑफ द हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ ए पब्लिक कैरेक्टर। फिर आगे क्या है, टू ऑल क्लासेस एंड सेक्शंस ऑफ ऑल हिंदूज। मैंने ये भी कहा था, इसको आप 26 सबसेक्शन बी के साथ पढ़िएगा, अपनी डायरी में लिखिए 26 सबसेक्शन बी के साथ पढ़ना है। फिर से लिखिए आप, मेरे ख्याल क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन है, नो कंफ्यूजन। अब मैं राइट टू माइनॉरिटीज पे आता हूं, कोई कंफ्यूजन है किसी को, क्लियर हो गया, वेरी गुड, आप फास्ट लिखा करिए, क्लियर हो गया है। हम राइट टू माइनॉरिटीज पे आते हैं। देखो ऐसा सवाल बनाने का फायदा क्या होता है, देखिए आपका 25 पूरा रिवाइज हो गया, सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी बन गया, आपको फैक्ट्स भी मिल गए और 25 आपका रिवाइज भी हो गया। तो राइट टू माइनॉरिटीज में हम 3-4 चीज समझने की कोशिश करते हैं कि राइट टू माइनॉरिटीज किस तरह से है। तो हमारा जो राइट टू माइनॉरिटीज है, जो हमको संविधान में दिया गया है, जो राइट टू माइनॉरिटीज इंक्लूड करता है लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल माइनॉरिटीज। ये इंक्लूड करता है, यह इंक्लूड करता है
linguistic and cultural minorities। ठीक है, इट्स फाइन, आई थिंक कोई खास में इशू नहीं होना चाहिए। ऑल माइनॉरिटीज, जितने माइनॉरिटीज हैं, कैन सेटअप देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जितने माइनॉरिटीज हैं कैन सेटअप देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मेरा ख्याल से कैमरा आवाज़ सब साफ है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि किसी ने कंप्लेन नहीं की, आई प्रिज्यूम इट्स फाइन। जितने माइनॉरिटीज़ हैं वह सेटअप कर सकते हैं अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो सिख कम्युनिटी के पास राइट है, जो मेंबर ऑफ सिख कम्युनिटी में राइट है, क्या राइट है? असेंबल एट ए पब्लिक प्लेस विद देयर कृपान। सिख राइट to assemble public place with कृपान। कोई खास दिक्कत तो नहीं इसमें। चौथा, जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके पास राइट है टू इम्पार्ट एजुकेशन इन देयर ओन लैंग्वेज। माइनॉरिटी इम्पार्ट एजुकेशन देयर ओन लैंग्वेज। सवाल टफ है या आसान है? बताओ। क्वेश्चन इज टफ और क्वेश्चन इज इजी? क्वेश्चन टफ है या क्वेश्चन इजी है? पहले लिखो, क्वेश्चन टफ है या क्वेश्चन इजी है? बताओ, क्वेश्चन टफ है क्वेश्चन इजी है? बताओ। बताएं, क्वेश्चन टफ है या क्वेश्चन इजी है? अगर इजी हो तो इसको और चेंज करते हैं। मीडियम है, वेरी गुड। पूजा पाठक मीडियम, आकांक्षा शुक्ला ऑल बता दी। ओके, बताओ और ट्राई करो। बताओ बताओ। अच्छा सवाल है, पढ़ाया हुआ सवाल है। देखिए, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका विश्वास, लेट मी एक्सप्लेन बिट द फिलॉसफी ऑफ दिस क्वेश्चन, देन आई विल कम ऑन द आंसर। इन द मीन वाइल यू स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बिलीव किस में करता है? डाइवर्सिटी में करता है। और जो डाइवर्सिटी है वो हमारी स्ट्रेंथ है। इसलिए हमारा जो फंडामेंटल राइट है, जो माइनॉरिटीज को राइट क्यों दिया गया है? उनके जो कल्चर है, लैंग्वेज है, उसके प्रोटेक्शन को लेकर दिया गया है। अब जो माइनॉरिटी स्टेटस है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। माइनॉरिटी स्टेटस इज नॉट डिपेंडेंट ओनली अपॉन रिलीजन। सवाल ये भी बन सकता है, माइनॉरिटी स्टेटस नॉट, इसको भी सवाल बनाया जा सकता है। जब आप व्याख्या करने की कोशिश करें तो सवाल को आप होना ये भी बनाया सकता है। जो माइनॉरिटी स्टेटस है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रिलीजन। तो आपकी व्याख्या में एक चीज़ क्या दिख रहा है कि हमारे देश की जो कल्चर है, जो डाइवर्सिटी है, इसको हम ध्यान में रखते हैं तो हमको माइनॉरिटीज़ को कुछ राइट दिए गए हैं, जो एक फंडामेंटल राइट है अपने
अपने कल्चर को मेंटेन करने के लिए, लेकिन जो माइनॉरिटी स्टेटस है इट इज़ नॉट, जो माइनॉरिटी स्टेटस इज नॉट डिपेंडेंट ओनली अपॉन रिलीजन, तो यह माइनॉरिटी स्टेटस का धर्म से कोई संबंध नहीं। क्यों नहीं है? अगर आप आर्टिकल 29 पढ़ें, वह धर्म की बात नहीं कर रहा है, उसे शब्द क्या है? लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल। लिंग्विस्टिक, अगर आप थोड़ा मन लगा के सिविल सर्विसेज तैयारी करें, इतना मज़ा आता है कोई हद नहीं है। आप चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। एज ए मेंटर, एज ए टीचर, आई एम एंजॉइंग ए लॉट टू टीचिंग यू। चूँकि मैं हर बार नई नई चीज़ निकालने की कोशिश करता हूँ, जो चीज़ पढ़ाता हूँ उसी को मैं जब रीअप्रिशिएट करता हूँ, जैसे राइट नाउ आई एम रीअप्रिशिएटिंग द होल लेक्चर विच आई हैव गिवन, आई एम अगेन एंजॉइंग the way I am trying to take you on the further path of the analysis and that's there is the material depth inside it। तो किस पे है? लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल माइनॉरिटीज को इंक्लूड किया गया है इस प्रोविजन में। ऑल माइनॉरिटीज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखिए सवाल शुरू कहाँ हो रहा है? माइनॉरिटी स्टेटस नॉट डिपेंडेंट ऑन द रिलीजन। दो और महत्वपूर्ण चीज क्या है? लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल। तो लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल माइनॉरिटीज को भी इंक्लूड किया गया है प्रोविजन में। तो ऑल माइनॉरिटीज, चाहे वो रिलीजियस हों, लिंग्विस्टिक हों, वह अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप कर सकती हैं। अब यह क्यों दिया गया है? यह कहकर वह प्रिजर्व कर सकती हैं, डेवलप कर सकती हैं अपने कल्चर को। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो सेट किया जाता है एक माइनॉरिटी के द्वारा are open all and not only those children who belong to that minority। very important issue, open all, यह सबके लिए ओपन होता है। यह सिर्फ उनके लिए नहीं होता है जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। अब अगर हम इस केस को देखने की कोशिश करें, जो माइनॉरिटी के इशू पर पहला केस आया था, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया था, AIR 1952 में आया था, ध्यान सिंह का केस, जो आर्म्स एक्ट के अंदर आया था और डिसाइड किया गया था, जिसमें क्या था? ध्यान सिंह को कन्विक्ट किया गया था आर्म्स एक्ट के तहत फॉर वियरिंग एंड कैरिंग मोर देन 1 कृपान विदाउट लाइसेंस। जब अपील हाई कोर्ट के पास आई तो हाई कोर्ट ने कहा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वह किस तरह का राइट सिख को देता है, टू वियर एंड कैरी कृपान अंडर आर्टिकल 25। तो क्वेश्चन जो डिसाइड किया गया हाई कोर्ट के द्वारा, वेदर ए सिख कैन वियर एंड कैरी मोर देन 1 कृपान, एज द प्लूरल वर्ड कृपान्स हैज बीन यूज्ड इन एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ आर्टिकल 25। आप देखिए आर्टिकल 25 का एक्सप्लेनेशन 1, वहां वर्ड कृपान नहीं, कृपान्स है। इस मामले को और रिलीजियस लिटरेचर को एप्रिशिएट करने के बाद हाई कोर्ट ने निर्णय क्या दिया? कहा यह सिख इंटाइटल है टू वियर एंड कैरी ओनली 1 कृपान। कैसे किया? कि गुरु गोविंद सिंह जो है उन्होंने ऑर्डेन किया सिक्स टू वियर ऑलवेज 5 केस, कंघा, कृपान, कच्छ एंड करा, जो इंडिकेट करता है ओनली 1 ऑफ दीज साइंस। तो राइट टू माइनॉरिटी इंक्लूड्स बोथ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल माइनॉरिटीज। गॉट इट? क्लियर नहीं हुआ? मजा आया? किसको क्लियर नहीं हुआ? कोई ऐसा है जो क्लियर नहीं हुआ हो? रिट पर कोई ऐसा अच्छा सवाल, रिट का सवाल आप लोग कर लीजिएगा। नाउ लेट्स मूव टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स करने की कोशिश करते हैं। अगले 20-25 मिनट पे कुछ सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का जो गवर्निंग प्रिंसिपल्स है वह कहाँ से आता है?
तो हमारे संविधान का गवर्निंग प्रिंसिपल कहां से आता है? गवर्निंग प्रिंसिपल्स, इस पे हम सवाल बनाने की कोशिश करते हैं कि जो गवर्निंग प्रिंसिपल है, पहले सवाल क्या है कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा उसके अनुसार हमारा फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, फंडामेंटल्स इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। हमारे कंट्री के जो गवर्नेंस है उसका फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल राइट, ठीक है, इट्स फाइन। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड प्रीएम्बल। ए 1 2 3 4 क्या चारों हैं? वन टू थ्री फोर, 1 2 3, 1 2 3। मैं कहा ठीक है, चलिए इतने में, चलिए हाँ इसी चलिए आंसर करिए इसको, चलिए आंसर इट। इजी सवाल है, बहुत टफ नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाइए, हल्का सा, ज्यादा मत लगाइए दिमाग, थोड़ा सा लगाइएगा, थोड़े में ही काम हो जाएगा, ज्यादा कोई जरूरत नहीं है। सवाल फिर से पहले आप सवाल ठीक से पढ़िएगा। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग, सवाल क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हमारे गवर्नेंस का फंडामेंटल क्या है? आज तो यार कमाल है, कमाल है आज तो, वेरी नाइस। थोड़ा इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। आंसर आपका ठीक है, सिर्फ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारा है, अगर हम याद करें, मैंने कहा था ये नॉन जस्टिसिएबल है, आर्टिकल 37 में ही ये लिखा हुआ है, लेकिन वह क्लियर क्या करता है, जो ये उसी में है कि ये जो फंडामेंटल्स हैं वह कंट्री के गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और यह स्टेट की ड्यूटी है वह इसको अप्लाई करे जब वह कानून को बनावे। इसलिए यह एक मॉरल ऑब्लिगेशन इंपोज करते हैं, मॉरल ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन। एक सवाल भी फिर आ गया यहां से, मॉरल ऑब्लिगेशन। यह एक मॉरल ऑब्लिगेशन इंपोज करते हैं कि सरकार जब कोई नियम कानून बनावे तो मॉरली जो है इसके प्रति प्रतिबद्ध है और इसको अप्लाई करे। लेकिन जिसकी जो रियल फोर्स क्या है वह पॉलिटिकल है, पब्लिक ओपिनियन है। इस बात को कहा गया है कि नो मिनिस्ट्री, अगर आप याद करो, मैंने अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर का एक स्टेटमेंट पढ़ा था, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, स्टेटमेंट जो याद ऐसा हो गया है, नो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल कैन अफोर्ड लाइट हार्टेडली टू इग्नोर द प्रोविजन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था असेंबली में? ए गवर्नमेंट which rests on the government which rests on the popular vote can hardly ignore the directive principles which shaping its policy.
if any government ignores them, it will certainly have to answer for that before the electorate at the election. याद आया वो? अब हम इसी सवाल को आगे बढ़ाते हैं, इसी वर्ड से आगे बढ़ाते हैं, इसी वर्ड से हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, वह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिखा गया है, वह मॉरली जरूर है, वह नॉन जस्टिसिएबल है, ए लॉट मॉरल अथॉरिटी रखता है। उसके बारे में आप बताइए क्या क्या सत्य हो सकता है। ए पहला, जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वह मॉरल है, नॉन जस्टिसिएबल है, उसके बावजूद भी जो हमारा एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है जो न्याय योग्य नहीं, वाद योग्य नहीं है, जो एक मॉरल अथॉरिटी की बात करता है, उसके बारे में आप बताइए क्या क्या सत्य हो सकता है। पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एनी लॉ दैट इज इनकंसिस्टेंट विथ डीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। पार्लियामेंट can't make law inconsistent with directive principles। ठीक है, इट्स फाइन, आई थिंक देयर इज नो इश्यू एट ऑल, ये पढ़ाया हुआ मामला है। दूसरा, पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एनी लॉ that is based on any principles outside the directive principles। cannot mean एक law outside directive principles। it is also fine कि पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के आउटसाइड हो। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकता है लॉज इन द बैकड्रॉप ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स and allow them even if they violate some specific fundamental rights। Supreme Court review directive principles and can allow law even if they violate directive principles। अच्छा सवाल है, तो आई थिंक इट्स ए नाइस क्वेश्चन। जिसमें भी हल्का सा दिमाग लग जाए वो क्वेश्चन नाइस हो जाता है। चलिए, करिए आंसर। नाइस क्वेश्चन है ये तो। रजत का डी है, बड़ा फास्ट है रजत का, वेरी नाइस। आकांक्षा का भी डी है, चलिए। अभिनव मौर्य डी है। सवाल क्या है, सवाल हम फिर से बोल देते हैं। सवाल ये है कि जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वह नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब क्या है, वाद योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। यह एक बहुत बड़ी मात्रा में मॉरल अथॉरिटी गवर्नमेंट पे रखता है। उससे इस बैकग्राउंड में हमने 3 तथ्य दिए कि पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एनी लॉ दैट इज इनकंसिस्टेंट विद डीपीएसपी। दूसरा क्या है, पार्लियामेंट कैन नॉट मेक एनी लॉ that is based on any principles outside that of DPSP। Supreme Court can review laws in the backdrop of the DPSP and allow them even if they violate some specific fundamental right। Yes, D is right। बस करें, काफ़ी हो गया। कितना देर हो गया क्लास? अपनी क्लास 75 मिनट की आइडियल होती है, उससे ज़्यादा दिमाग काम नहीं करता है। ओहो, 1.5 घंटे हो गया। बस करें, बताइए।
बस करते हैं. यू कैन रिवाइज द क्लास फॉर द टुमारो. टेस्ट इज एज द 10 AM. विल सी यू इन द टेस्ट टाइम. आई विल अवेलेबल टू द जितनी भी अपनी चैट है, मेरे ख्याल से हम लोग जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक व्हाट्सएप चैट है उस पर हम लोग बात करें तो बेहतर होगा, चूँकि उस पर ज़्यादातर लोग आप लोग आ चुके हो. सवाल काफ़ी देखिए, सवाल मैं जो बनाता गया हूँ उस सवाल के साथ एक ख़ास बात क्या है कि हमने, अगर आप इस बात को समझें सवाल बने कैसे हैं, तो आपको साफ साफ दिखेगा कि सवाल बनाते समय हमने यह कोशिश की है कि सवालों में आपको कुछ जानकारी भी हो जानी चाहिए. थोड़ा जूम कर दीजिए. क्या प्रॉब्लम है? आई डोंट थिंक जूम. यार क्या है, मैं बहुत टेक केयर करता हूँ. मेरे सामने लैपटॉप चलता है, आईपैड चलता है, दो सेट चलते हैं, बिल्कुल साफ दिखता है. हल्का सा भी साफ नहीं होता है. मैं हमेशा उसको क्लियर कर देता हूँ. यस, कल टेस्ट है. आज बंद करते हैं. बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट टुमारो. आई एम अपग्रेडिंग द सिस्टम. मोस्ट लाइकली विद इन 1 or 2 days आई विल हैव द सम बेटर कैमरा. आपके इस वेंचर को चलाने में बहुत पैसा भी खर्च होता है. बिसाइड्स माई एनर्जी आई स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू रन दिस वेंचर. उसके बाद जब दिखता है कि लोगों का पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो इट गिव्स ए लॉट डिसअपॉइंटमेंट टू मी. तो आप लोग कल की टेस्ट की तैयारी करें. I will see you tomorrow morning before test time and you take care. Do well. अगर आपका नंबर कल अच्छा नहीं आता है, चिंता करने की ज़्यादा बात नहीं. खासकर जो लोग नए हैं, कुछ लोगों को यार ब्लू बोर्ड पसंद है, कुछ को ग्रीन पसंद है. कोई खास फर्क बोर्ड से तो नहीं आता है, ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता होगा. तो विल सी यू टुमारो अगेन. ओके, टेक केयर.